फटाफट एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते जो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किए थे। क्या क्या डिराइव किया था बताओ। स्पीयर के लिए, हॉलो स्पीयर के लिए, हॉलो स्पीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। चलो, क्या आता है के, क्या आता है के क्यू बाय, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होती है, रेडियल डायरेक्शन, मतलब आर कैप बोल देंगे। ये हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर हॉलो स्फीयर। उसके बाद में हमने देखा था इन्फानाइट वायर। इन्फानाइट वायर के लिए मैंने क्या बोला था याद करने के लिए, ई बार को 2k लैम्बडा बाय, 2k लैम्बडा बाय आर, वेयर आर इज डिस्टेंस, और ये भी होता है रेडियल, मतलब अगर ये वायर है तो इसके इस डायरेक्शन में होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गई थर्ड। थर्ड किसके लिए देखा था, इन्फानाइट शीट के लिए देखा था। इन्फानाइट शीट के लिए क्या था, ई बार सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या होता है, अलोंग अवे फ्रॉम द शीट। ये शीट है अगर तो इससे दूर दूर, है ना। तो ये तीनों चीजें हमने डिराइव कर ली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए भाई थोड़ा चर्चा करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ये टर्म तो सुना होगा, सुना है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो तो फॉर्मूला बताया ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर एनर्जी जो कि आती है कॉन्फ़िगरेशन के वजह से, पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सर थोड़ा खुल के बताओ सर, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज को हाइट से उठा लेते हो, मतलब ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, इसको तुमने उठा के यहाँ लाके रखा, यहाँ पे पकड़ के रखा है, तो होल्ड किया है, तो आपने क्या किया, आप इस हाइट एच पे लेके आए ना, तो इसके अंदर एक एनर्जी भर गई। मुझे कैसे पता एनर्जी भर गई, क्योंकि जैसे ही मैं, पहली बात तो मुझे उससे ऊपर उठाने में कष्ट करना पड़ा, वर्क करना पड़ा कि नहीं, तो वही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में भर गई, वही वर्क उसके एनर्जी के रूप में भर गई। और वो कितनी होगी कैसे पता चलेगा सर, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे मैं इसको क्या करूंगा, ये रफ्तार में नीचे गिरेगी ना, तो इससे हमको समझता है यस एनर्जी इसमें स्टोर हो गई थी, इसी के कारण तो ये छोड़ने के बाद वापस नीचे गई, और वो भी नीचे गिरने के बाद जब जमीन से टकराएगी तो इसके ऊपर इंपैक्ट भी तो डालेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब मैं हाइट पे लेके गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई mgh। कौन सी एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल। ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि ये ग्रेविटी के वजह से आ रही है ना। जमीन पे रखा था, कुछ हाइट पे लेके गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था। अब ऐसी भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण आ जाए। किसके कारण आ जाए, जैसे यहां पे एक चार्ज रखा है Q, यहां पे क्या रखा है, एक चार्ज, और यहां पे एक दूसरा चार्ज है, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, और दोनों भी पॉजिटिव है, दोनों भी क्या है, दोनों भी क्या है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस चार्ज को मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो ये इसको पास आने देगा कि दूर रहने चाहता है, दूर रखना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर जबरदस्ती फोर्स लगा के इसके पास लाऊंगा, तो जब तक मैं पुश कर रहा हूं तब तक वो पास आएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा दूर भागेगा, उसके जैसा मैग्नेट जैसा या फिर स्प्रिंग जैसा। तो हमने क्या किया, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया था ना, इसको पुश किया था, इसकी जगह बदल रहे थे, और वर्क करना पड़ रहा था उस जगह बदलने के लिए, कि ऐसे ही सिंपली हो जा रहा था, वर्क करना पड़ा था ना। तो जो हमने वर्क खर्च किया उसके कारण इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, और वही उसके पोटेंशियल एनर्जी का कारण बनी। तो सिंपल टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटेशनल वाला mgh है क्या, बहुत सारी चीजों में पोटेंशियल एनर्जी दिखता है, जैसे यहां पे भी दिख गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही स्प्रिंग के अंदर भी होता है, अगर स्प्रिंग तनी हुई नहीं है और इसको मैं तान दूं तो ये वापस अंदर जाना चाहेगी ना,
तो देखो तानना ये हो गया हमारा वर्क लगाना, और जब मैंने वर्क किया तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस रफ्तार में पीछे जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट, हाँ, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और वो किसके कारण स्टोर होती है? ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, बाय चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, मैटर, जो भी बोलो। ठीक है, क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी समझा? एमजीएच बोलोगे क्या हर बार? नहीं ना? ठीक है। दूसरा टर्म है यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आप लोगों को? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? जो हमको बताता है कि अगर ये चार्ज रखा है तो ये ऐसे 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 अपने इनविजिबल रेज निकालेगी, और इस रेस के कांटेक्ट में कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्केलर रिप्रेजेंटेशन होता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्केलर रिप्रेजेंटेशन करने का काम करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है, लेकिन पोटेंशियल को सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसको कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन ये घटते हुए या बढ़ते हुए हमको बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। समझ रहा है? जैसे मान लो यहां पे है 5 वोल्ट पोटेंशियल, यहां पे है 4 वोल्ट पोटेंशियल, यहां पे है 3 वोल्ट पोटेंशियल, यहां पे है 2 वोल्ट पोटेंशियल, यहां पे है, मतलब पोटेंशियल घट रही है ना, तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रही है उसी डायरेक्शन में होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रही है उसी डायरेक्शन में होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में? हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज, मैं खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वी से, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल वी से। ये होता है स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्केलर रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है? ठीक है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या पोटेंशियल को कोई डायरेक्शन होती है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये, हाँ लिख सकते हो, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? वोल्ट। क्या होता है? कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? वोल्ट, जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात? अब इनके हम फॉर्मूले भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। हाँ, पहले जैसे ये एमजीएच वाला फॉर्मूला है ना, ये एमजीएच वाला फॉर्मूला क्या भगवान ने दे दिया हमको? ले बेटा, ये एमजीएच वाला फॉर्मूला है, इसमें एम की वैल्यू रख, जी की वैल्यू रख, एच की वैल्यू रख, तुझे एनर्जी मिल जाएगी। क्या भगवान ने दिया है? हमने डिराइव किया है, तो कुछ ना कुछ तो किया होगा ना डिराइव करने के लिए। अगर आपको 11वीं कक्षा याद आएगी तो हमने इसको डिराइव किया था, एमजीएच। ओके, तो वैसे ही हम अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को भी डिराइव करेंगे। तो चलो फटाक से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल यू से। ओके, और कैपिटल वी से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। कोई दिक्कत, कोई बुराई? ठीक है ना? तो ऐसे समझो, हमारा यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। इस पॉइंट पे हमारा क्या रखा है? हमारा ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ये क्या हमारा ओरिजिन है, और यहाँ पे मैंने प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। क्या रखा है मैंने? प्लस कैपिटल क्यू, और एक छोटा क्यू चार्ज इस पॉइंट से यहां, जो कि इस पॉइंट से मान लेते हैं हम
R1 दूरी पे है। कितने दूरी पे है? यहाँ पे मैंने रखा है चार्ज Q0। कौन सा चार्ज रखा है? Q0। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं? खुद का फोर्स लगा रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, और इसको मैं इधर से घसीट के या उठा के कैसे भी मैं लेके आ रहा हूं इस पॉइंट R2 पे, इस पॉइंट पे R2 पे लेके आया, और यहां पे अब मेरा चार्ज आ गया Q0। ये पॉइंट मेरा पहला क्या था? A। मैंने इसको उठा के कहां रख दिया? तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस है और ये भी Q0 भी प्लस है, तो ये इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। लेकिन फिर भी मैंने इसको यहां पे लेके आया, मतलब मुझे वर्क करना पड़ा, और वर्क करके मैंने इसके पास लाया, तब जाके इसके अंदर अब कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल है। सबको समझ में आ रहा है? एनर्जी स्टोर हुई होगी, है ना? जैसे स्प्रिंग पे हमने दबाव डाला है, प्रेशर डाला है, वैसे ही है कि नहीं? प्रेशर डाला है वैसे ही, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई होगी। वो एनर्जी स्टोर क्यों हुई? बिकॉज मैंने इसके ऊपर वर्क किया है ना? इसके ऊपर मैंने क्या किया है? वर्क किया है। तो ये सब कहानी आप लिख लेना। सपोर्ट इनिशियली Q0 इज एट पॉइंट ए विच इज R1 डिस्टेंस, फिर उसको मैंने पुश करके Q2 पे लाया, एक्सटर्नल वर्क किया जो कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? ये है, और मैंने वर्क किया है वो मतलब अपोजिट है। हाँ, ये सब आपको कहानी लिखनी पड़ेगी, आप ये लिख लोगे। तो आते हैं मुद्दे की बात पे। तो जो वर्क होगा इस पे जो मैंने किया है, वो वर्क कितना होगा? या फिर पहले बताओ, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा? इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा? जो फोर्स होगा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो होगा, कूलम्ब्स लॉ पता है ना? K Q1 Q2 यही होता है ना? यही होता है कि नहीं? मान ले इस चार्ज को मुझे लेके आना है बी पॉइंट पे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको हल्के हल्के से पुश कर रहा हूं। कैसे पुश कर रहा हूं? मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना इस डायरेक्शन में, वो एफ ऑफ ई लग रहा है ना, इससे मैं थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं। कितना सा? इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल फोर्स, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं। तो ये धीरे धीरे कहां होगा? यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा? वो चार्ज पुश होगा। तो मान लेते हैं जब मैंने ऐसे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल फोर्स लगाया और मैंने इसको लाके रख दिया एक जनरल पॉइंट आर पे। कहां पे लाके रख दिया? आर पे। और फिर इस आर से, अरे क्या हो गया? हाँ, अब फिर इस आर से डी आर दूरी तय करने के लिए, कितना तय करने के लिए? डी आर दूरी तय करने के लिए जो वर्क डन होगा वो हमको निकालना है। तो जब ये पॉइंट आर से डी आर गया, तो इस आर पे कितना फोर्स लग रहा होगा? वो लग रहा होगा Q1, मतलब Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा होगा। ये क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो F बार हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? R कैप। R कैप मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ओके, सब मानते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्योंकि रिपल्सिव है। इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना, कैपिटल Q। अब ये फोर्स लग रहा है R पे। अब R से DR पे लेके आना, मतलब यहां पे मान लो ये पॉइंट R है और इससे थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा और पास, मतलब और पुश किया तो DR दूरी तय किया। ठीक है, उस DR तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो वर्क क्या होगा? DW। वो क्या होगा? DW होगा, क्योंकि बहुत छोटा कार्य किया छोटे डिस्प्लेसमेंट से पुश करने के लिए। वो DW वर्क क्या होता है? F बार डॉट क्या होता है? F बार डॉट DR, DR बार, F बार डॉट DR बार। अब मैं इस चीज को पुश करके यहां ला रहा हूं, है ना? और फोर्स कहां लग रहा है? अपोजिट में लग रहा है। तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 की 180, 0 की 180। देख ये ऐसे, ये ऐसे। अगर दोनों भी एक ही डायरेक्शन में होते तब एंगल 0 होता। अपोजिट है, इसके लिए क्या एंगल बनेगा? 180। तो ये जो DW आएगा यही होगी हमारी एनर्जी, क्योंकि वर्क करते वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो जो एनर्जी DU होगी वो होगी -FDR। नेगेटिव साइन क्यों लगा है? अगेन क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है अपोजिट, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा छोटा कार्य DU,
छोटा एनर्जी स्टोर्ड du। लेकिन मुझे कहां से कहां लेके आना है इसको एक्चुअली में, R1 से R2। कहां से कहां लेके आना है, R1 से R2। अब ध्यान से सुनना, जब मैं R1 पे था यहां से थोड़ा पुश किया, फिर थोड़ा पुश किया, फिर थोड़ा पुश किया, तो ये जब मैं पुश करते जा रहा हूं तो हर बार फोर्स सेम लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? हर बार फोर्स अलग अलग लग रहा है। हर पॉइंट पे फोर्स क्या लग रहा है, क्योंकि दूरी कम होती जा रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े 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 डिस्टेंसेस के लिए वर्क निकालना पड़ेगा, छोटे छोटे वैल्यूज के लिए, और सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। मतलब पहले यहां पे लाया, उसके लिए लगा हुआ वर्क जोड़ा, एनर्जी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ऐसे करके 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 जहां तक, कहां तक आना है मुझे, बी पॉइंट तक। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कहां तक आना है मुझे, बी पॉइंट तक आना है, और हर बार फोर्स भी चेंज हो रहा है। तो अब इसको ऐड करने का कोई सिंपल तरीका नहीं है अपने पास, कोई सिंपल तरीका। तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन। कहां से कहां, ए से बी तक। तो हम क्या करेंगे, हम जो टोटल वर्क यू होगा, जो ए से बी होगा, वो मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ऐसे छोटे छोटे एनर्जीज को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, इसका अनंत टुकड़ों में तोड़ेगा, और फिर उस सारे टुकड़ों को क्या कर देगा, जोड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी। फोर्स की वैल्यू कितनी है रे, देख पहले माइनस है यहाँ पे, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। देख फोर्स की वैल्यू यहां से निकाल ली, और डी आर की वैल्यू क्या है, डी आर। समझ में आ रही है बात ये। ए पॉइंट पे आर की वैल्यू क्या है, R1, और बी पॉइंट पे आर की वैल्यू, माइनस को बाहर निकाल दिया, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। के तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट ही होगा, चेंज थोड़ी होगा। तो माइनस के क्यू और क्यू नॉट को बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, R1 से लेके। कोई दिक्कत है यहाँ पे, मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सही बात है ना। उसी तरह याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा उल्टा। ये याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, उल्टा। हाँ, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, माइनस के क्यू नॉट माइनस 1 अपॉन आर, R1 से लेके R2 तक। ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट 1 अपॉन आर, लिमिट कहां से कहां, R1 से। अब आपको पता है इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना आता है, इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना बताया है मैंने, नहीं बताया। देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे दो लिमिट्स होते हैं, ये एक और ये एक। इसको कहते हैं अपर लिमिट, और इसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, और ये कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये के क्यू नॉट तो ऐसे लिख दिया। एक बार आर की जगह पे R2 रखेंगे, तो आर की जगह पे क्या रख दिया मैंने, R2, फिर माइनस करेंगे एक बार आर की जगह पे R1 रख के। समझ में आया। और ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ये mgh नहीं है, देख क्या निकल गया है, के क्यू नॉट अपॉन 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है, ये एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सर, अरे यहां पे जब होगा तभी भी तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, सॉरी यहां नहीं, यहां ए पॉइंट पे, और यहां पे भी अप्लाई कर रहा है। यहां पे मान लेते हैं 5 जूल लग रही होगी, तो यहां पे कितनी लग रही होगी, ज्यादा लगेगी उससे, मान ले 20 लगेगी। तो हमने क्या निकाला, 20 माइनस 5। समझ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला है। समझ में आ रहा है, वी हैव फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कितने से चेंज हुई है, तो कितने से चेंज हुई है, इतने से। अच्छा, हमको सिर्फ निकालना, मान लो कि सर हमको एक ही पॉइंट, मतलब हमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जाननी, चेंज नहीं जानना है,
तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट जहां पे हम मानेंगे कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो हम मानते हैं कि अनंत पे, कहां पे, इंफिनिटी पे चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। मतलब क्या सर, मतलब ये क्यू नॉट, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, उस क्यू से अगर इस क्यू नॉट को अनंत दूरी पे रख दूं तो इस क्यू का इस क्यू नॉट पे कोई असर नहीं होगा। समझ रहा है, ऐसा माना जाएगा अनंत पे। इसका मतलब इसका कोई उस पे इंफ्लुएंस नहीं है, तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी अनंत पे क्या होगी, जीरो होगी। तो हम बोलेंगे इफ R1 is at infinity, if R1 is at infinity, then मुझे बताओ 1/R1 क्या आएगा रे, 1/infinity विच इज 1/infinity क्या हो जाएगा, जीरो। और R2 को क्या मान लेंगे हम, अपना एक जनरल पॉइंट। तो हमको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी के क्यू नॉट, R2 की वैल्यू R, और ये यहां से हम बोल सकते हैं के क्यू नॉट अपॉन R, या फिर U इक्वल्स टू के की जगह पे क्या, 1/4 क्यू नॉट अपॉन, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ओके, अब यहां पे समझो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किस पे, कैपिटल क्यू और क्यू के बीच में, क्यू नॉट के बीच में, ठीक है। मतलब ये दो पार्टिकल इंटरेक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टू पार्टिकल, टू और मोर पार्टिकल इंटरेक्शन। अकेले पार्टिकल के पास ऐसे कोई एनर्जी का नहीं होगा। जैसे जैसे ऐसे समझो हम एक स्पेस में है जहां पे ना कोई प्लैनेट है, ना कुछ नहीं है, ना कुछ नहीं है, तो हमको कोई अट्रैक्ट कर रहा है ना हमको कोई रिपेल कर रहा है, तो हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की एनर्जी नहीं है किसी और के कारण। अपने अंदर की बात अलग है, ठीक है। कोई अगर पार्टिकल स्पेस में है तो उसके पास कोई इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो इंटरेक्शन के लिए कोई एक पार्टिकल चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंटरेक्शन के कारण आता है, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं एक पार्टिकल के लिए बात करना, मतलब एक पार्टिकल हो तो वो क्या होगा, तो हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते, हम उसको बोलेंगे पोटेंशियल। जो मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज है और यहाँ पे बी पॉइंट है जहां पे कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस कैपिटल क्यू का इस पॉइंट पे क्या प्रभाव रहेगा, यानी कि क्या पोटेंशियल रहेगा, तो वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V का फॉर्मूला बनेगा, अगर इसको डिवाइड कर दो क्यू नॉट से तो क्यू नॉट उड़ जाएगा और क्या बचेगा, के क्यू बाय आर। और ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है और ये ऊपर वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और यहां से आप एक और चीज कह सकते हो कि U इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स V। अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकता हूं जस्ट मल्टीप्लाई बाय चार्ज। चार्ज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हमको क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो थोड़ा सा कह सकते हो इंटीग्रेशन का यूज हुआ है और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल का यूनिट क्या बोला था मैंने, वोल्ट। एक और यूनिट बन जाएगा यहाँ से जूल पर कूलम, है ना, जूल पर कूलम। और पोटेंशियल एनर्जी का तो क्या होता है, जूल। ओके, ये समझा, कूलम कैसे है, डिनोमिनेटर में क्यू नॉट है, ठीक है। और ये भी अपना एक हो गया एक फॉर्मूला, ये याद रखना, U इक्वल्स टू क्यू नॉट V। क्यू मतलब चार्ज, कोई भी, क्यू नॉट नहीं जरूरी हो, नॉट नेसेसरी, कोई भी चार्ज Q और पोटेंशियल V। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं। कभी कभी आपको एनर्जी का यूनिट जूल के जगह पे एक और एनर्जी का यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
ईवी, ठीक है। ई और कैपिटल वी, ये भी एक एनर्जी का यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, अब इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल कितनी होती है तो याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, चार्ज कितना होता है एक कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये भी एक याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्लियर है, ये याद रखना। कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई बुराई है किसी को? ओके, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है U/Q, वैसे ही मैं बता सकता हूं यू एनर्जी कैसे स्टोर होती है, वर्क के ही कारण तो स्टोर होती है, तो मैं इसको W/Q भी कह सकता हूं, है ना, क्योंकि एनर्जी और वर्क एक ही चीज, क्योंकि वर्क जब करते हैं तभी तो एनर्जी स्टोर होती है ना। जब मैं इस पे वर्क करूंगा, देखो एनर्जी स्टोर ही छोड़ूंगा, गिरा, तो वर्क करेंगे तभी एनर्जी स्टोर होती है ना, इसलिए मैं W/Q भी लिख सकता हूं। क्लियर है, कोई बुराई नहीं है। बेसिकली हम ये सारी क्वांटिटीज लाइक पोटेंशियल या एनर्जी, इन लोग को हम हमेशा चेंज निकालते हैं, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल, ऐसे क्वांटिटीज निकालते हैं। ओके, डिफरेंस निकालते हैं हमेशा। चलो यहाँ पे देखो, जैसे अपने पास U इक्वल्स टू QV ये रिलेशन है, वैसे एक आपको 11th में एक रिलेशन बताया था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, याद रखना, रिलेशन बिटवीन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज F बार इक्वल्स टू Q E बार, F बार इज Q E बार, और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फोर्स इक्वल्स टू Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमारा एनर्जी होता है Q टाइम्स V, ऐसे होता है हमारा फोर्स होता है Q टाइम्स E। याद रखना ये फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर्मूला, रिलेशनशिप। उसके बाद में हम चाहते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड V। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो मुझे पता है कि वर्क और फोर्स का रिलेशन है फोर्स इज इक्वल्स टू dW/dx, ये आपको पता है, फोर्स और वर्क का रिलेशन ये पता है, ये रिलेशन पता है आप लोगों को। चलो नहीं पता हो तो ये देखो, ये आपको पता है वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो dW इज F/dx, dx को इधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा। ओके, समझा? हाँ, तो ये रिलेशन अपने को पता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। d/dx ऑफ W क्या होता है रे, W क्या होता है, वर्क इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल। देख यहां से ऊपर देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, W/Q दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। तो मैं W/Q है ना यहाँ पे, हमको क्या बताया, V बराबर W/Q, दिस इंप्लाइज मैं W को क्या लिख सकता हूं, Q इंटू V, बस यहां पे रख दो Q इंटू V। समझ में आ रही है बात? और फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, QE। समझ में आ रही है बात? यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे जो Q है ये कांस्टेंट वैल्यू है और वो कैंसिल हो जाएगी, यहां पे क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहां पे dV/, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो घटते हुए पोटेंशियल की तरफ होती है, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी A या ऐसे होगी B वाला होगा, घटते हुए, इसलिए यहां पे एक नेगेटिव साइन लगेगा, याद रखना ये चीज, क्या रखना। एक्चुअली ये पूरे इसमें रिलेशन से ही आता है, लेकिन आपको उसकी जानने की जरूरत नहीं है, वो उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। E क्या होता है, माइनस dV/dx, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ प्योर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आएगा, dV/dx। नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये लोग अपोजिट है, मींस घटते हुए पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बस उतना ही बताता है नेगेटिव साइन। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? देखो फिजिक्स में नेगेटिव का मान मैथ जैसा नेगेटिव जैसा नहीं होता। फिजिक्स में नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात?
फिजिक्स में नेगेटिव होना मतलब अपोजिट डायरेक्शन होना, याद रखना ये, फिजिक्स में नेगेटिव अलग चीज होती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या आएगा, डीवी बाई, ओके ठीक, बहुत बढ़िया। लिखो, कुछ क्वेश्चंस करें। एक क्वेश्चन है, देखो, एक हॉलो स्फीयर है, ये क्या है हमारा, हॉलो स्फीयर है। इस पे मैंने ऐसे समझो 1 माइक्रोकुलम चार्ज छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, और ये यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैसे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्यू चार्ज, ठीक है। इस स्फीयर की रेडियस मान लो, इस स्फीयर की रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर है, क्या है इसकी रेडियस, 10 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, ई निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला, एट आर इक्वल्स टू या फिर एट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, ये सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर। दूसरा, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, क्या दूसरा क्या है, और तीसरा एट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए फटाफट। आर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर, और सेंटी की वैल्यू 10⁻²। आगे स्मॉल आर कितना दिया है, स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कितना दिया है पहले के लिए, 30 सेंटीमीटर, मतलब कितना, 30 इंटू 10⁻² मीटर, ये समझ में आया। क्यू कितना दिया है, 1 माइक्रोकुलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻, मतलब कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ये समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। ये कैपिटल सी है, हाँ। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r², यानी कि KQ/r²। फॉर्मूला ऐसे याद रखो, मन में ऐसे याद रखो, लिखना है ऐसे, हाँ, के की वैल्यू ऐसे। चलो वैल्यू को रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है रे, मैंने बताया था के की वैल्यू, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू डिवाइड बाय 1 इंटू आर 30 इंटू 10⁻² का होल। समझ में आई बात, वैल्यू निकाल लो फटाफट से इसमें से। 9 इंटू 1 इज 9, 10⁻⁻6, 30 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻, समझ में आ रहा है, 9 100 का 900, ये हो जाएगा, ये 100 मतलब 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁹ 4 और 3, ये -4 गया तो ऊपर +4, और ये +2 है ना, 10⁻² है ना 100 मतलब, ये हो जाएगा -2, 7 - 5 7 - 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। समझा पहला आंसर, कितना आसान है यार, अरे इधर 9 का आंसर आसान है कि नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर निकाल लो, पहला समझा। दूसरा मैं हिंट दे देता, मतलब दूसरा भी आप कर ही सकते हो यार, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, देखो हाँ, दूसरे के लिए खाली स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, मतलब सरफेस पे ना, सरफेस पे मतलब कहाँ पे हमारा पॉइंट है, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर, बाकी सब तो सेम, क्यू भी सेम, और बस आर और क्यू ही तो है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। देखो अगेन यहाँ पे यूज होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r², लेकिन यहाँ पे आर की जगह पे कैपिटल आर है कि नहीं, आर की वैल्यू बदल गई ना,
तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है रे 10 इंटू 10⁻⁻2 का, या फिर इसको 10⁻⁻1 बोल दो, है ना। ये 10⁻⁻, मतलब कितना हो गया 10⁻⁻1 स्क्वायर। समझ रहा है? बताओ आंसर कितना आया। यहाँ पे 9 1 9 बच गया, ये हो जाएगा 10⁻⁹ -6 और ये माइनस जाएगा ऊपर तो प्लस, तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻, क्या आएगा 10 भी तो है। 5 नहीं आएगा। अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देखो जरा। हाँ हाँ बराबर है बराबर है, 10⁻, क्या आएगा 5 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा आंसर। इजी है कि नहीं? हाँ, थर्ड वाला करो चलो। थर्ड देखो, एट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। मतलब बीच में ना। करो सॉल्व करो। थर्ड सॉल्व करो, थर्ड सॉल्व करो। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा थर्ड है वो 5 सेंटीमीटर अवे बोला है, रेडियस ही 10 सेंटीमीटर का है, मतलब पॉइंट कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है। यहाँ पे कोई चार्ज है क्या इसके अंदर? अगर चार्ज ही नहीं है तो जीरो हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। चलो एक और क्वेश्चन ले लो यार, एक क्वेश्चन और ले लो। एक वायर है, एक क्या है, सिलेंड्रिकल वायर है। मान लो इस सिलेंड्रिकल वायर की लेंथ है 5 मीटर, इस वायर की लेंथ क्या है, और इस वायर पे मैंने मान लो कितना कूलम चार्ज छोड़ दिया, 5 माइक्रोकूलम चार्ज छोड़ दिया। कितना माइक्रोकूलम चार्ज छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा मैंने इस पे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ में आ रहा है आपको, यूनिफॉर्मली फैल गया। ओके, तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है फाइंड लैम्बडा, दूसरा फाइंड ई एट ले लो 1 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ वायर, 1 मीटर अवे, बस इतना लिख दे तो भी समझ गया ना। सॉल्व करो। देखो यहाँ पे लैम्बडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लार्ज चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब चार्ज कितना होता है Q, और यूनिट लेंथ मतलब L। चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर, लेंथ कितना है 5 मीटर। 5 ने 5 को काट दिया, आंसर आएगा 10⁻⁻6 कूलम पर। यह आ गया हमारा लैम्बडा। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रटने के लिए कहा था, बोला था मैंने 2k लैम्बडा बाय आर, मैंने ऐसे बोला था 2k लैम्बडा बाय, ऐसे ही रटना है, ठीक है। अब इसके फायदे मैं बताता हूँ क्या है, ऐसे रटने से क्या फायदा होगा आपका। एक तो मेहनत कम हो जाएगा, कौन सा मेहनत, कैलकुलेशन, क्योंकि देखो अगर आप इसको ऐसे रखोगे ना लैम्बडा बाय 2πε0r, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ε0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। 2k लैम्बडा बाय आर से क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो k की जगह पे 2, k की जगह पे क्या होता है 1/4πε0 लैम्बडा बाय आर। देख इसको काटना मत, इसको 2 2 जा मत करना, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू डायरेक्ट अपने को पता है 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ क्या किया, समझा ये जो 1/4πε0 है उसकी वैल्यू क्या रख दी 9 इंटू 10⁻, तो शॉर्टकट है, एक अच्छा तरीका है। इंटू लैम्बडा की वैल्यू 10⁻6 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितना मीटर बोला है
एट 1 मीटर अवे 1। ठीक है, तो आंसर रख दिया, वैल्यू रख दिया, आंसर निकाल लो। 9 टू जा 18 इंटू 10⁻⁹ माइनस 6 जो कि हो जाएगा 18 न्यूटन पर कूलम। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। यही अगर आप वैल्यू क्या रख देते, 2π/0, तो आपको पाई की वैल्यू रखनी पड़ती, फिर वो डिनोमिनेटर में होता, फिर लॉग टेबल लगाना पड़ता। तो आसान है, आंसर यही आता, लेकिन घुमा फिरा के, है ना। दिस इज बेस्ट आंसर, बेस्ट लिखो।